हेलो एवरीवन। सीजीएल 2024 ने बवाल कर दिया है और सभी परेशान है कि हम सभी टीचर्स जो इतने मेहनत कर रहे हैं बच्चों पे, और जो बच्चे अपने दिन रात अपने जवानी के सपने सब बर्बाद करके एक पोस्ट, बस एक सरकारी नौकरी के लिए मेहनत कर रहे हैं, क्या वो सपना पूरा हो पाएगा या नहीं? कि ऐसे ही खेला चलता रहेगा जो एसएससी ने 2023 में भी खेला और 2024 में भी वही खेल खेला उन्होंने, लेकिन इस बार उन्होंने भरपूर खेल खेला है। ऐसा खेल जिसको आप कह सकते हो कि स्कैम है। सबसे पहले रात को 12 बजे जब रिजल्ट आया, उस समय ही हमें महसूस हुआ कि इतनी रात में रिजल्ट देने का रीजन, वो भी होली के एक दिन पहले, जब सभी लोग अपने अपने घर या गांव में जा चुके हैं और आवाज उठाने वाले बहुत ही कम बच्चे होंगे। लेकिन जैसे रिजल्ट आया, बवाल हो गया। कट ऑफ देखकर बवाल भी हुआ। उसके बाद जब आपने उस रिजल्ट को प्रॉपर तरीके से पढ़ा तो आपको पता चल गया था कि जितने वैकेंसीज थे उतने ही नंबर ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स थे और कोई भी वेटिंग लिस्ट नहीं था। मुझे समझ में नहीं आता है कि अगर आपको नौकरी देनी है, सरकारी खर्चे को कम करके ज्यादा से ज्यादा उसका सदुपयोग करना है, तो फिर वेटिंग लिस्ट निकालने में क्या प्रॉब्लम है? और वेटिंग लिस्ट का डिमांड हम क्यों कर रहे हैं, बार बार क्यों कर रहे हैं? उसका रीजन आपको अच्छे से पता है कि जितने एमटीएस सिलेक्टेड कैंडिडेट्स है, उतने ही मेहनत में उसी लेवल के क्वेश्चन को करके और उतना ही क्वेश्चंस करके वो एसएससी सीजीएल भी क्रैक करने की हैसियत रखते हैं, क्योंकि लेवल में कुछ डिफरेंस नहीं है। वही सेम क्वेश्चन का पैटर्न, वही सेम लेवल सीजीएल में भी है, सीएचएसएल में भी है, एमटीएस में भी है। इसलिए एमटीएस वाले सीएचएसएल भी दे रहे हैं, वही सीएचएसएल एमटीएस वाले सीजीएल भी दे रहे हैं। आपको बताने में मुझे बहुत ही खेद महसूस हो रहा है कि एमटीएस के 70% सीट्स वेकेंट है। पहले 2013-14 में भी यही होता था कि एफसीआई का भी सेम पैटर्न था और सीजीएल का सेम पैटर्न था। लोग एफसीआई में पूरा भरपूर फायदा उठा के अपने पोस्ट पले सुनिश्चित कर लेते थे। जब उनके हाथ में एक पोस्ट आ जाता था तो उसके बाद वो सीजीएल देते थे और एफसीआई छोड़ देते थे। आपने खुद देखा कि एफसीआई की क्या हैसियत हुई और क्या हुआ एफसीआई के साथ। आज एफसीआई में कोई वैकेंसी नहीं निकलता, जबकि 2013-14 में एफसीआई में उतने ही वैकेंसीज आते थे जितने सीजीएल में आता था। अगर आप पैटर्न सेम रखेंगे, सेम लेवल रखेंगे 10वीं के, 12वीं के और ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम्स में, तो क्या क्या घाटा हो सकता है, इसके अलावा वो भी मैं आगे बात करूंगी। सबसे पहले ट्रांसफर बंद हो गया। ट्रांसफर बंद हो गया तो आपको अच्छे से पता है कि जो एग्जाम देने वाले बच्चे हैं वो अगर साउथ इंडिया में जा रहे हैं, नॉर्थ इंडिया वाले, तो वो चाहते हैं हम दिल्ली की पोस्टिंग हो या अपने घर के पास के कहीं पोस्टिंग हो। ट्रांसफर बंद होने के बाद रिपीटर्स की संख्या बढ़ी। पहले हम बहुत अच्छे से आके बच्चों को कह देते थे कि देखो प्लीज, अगर हो सके तो अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मत जाओ या एग्जाम आगे मत दो। लेकिन अब बच्चे ये कहते हैं कि हम साउथ इंडिया में क्यों पड़े रहे, जब हमारे में इतना काबिलियत है कि हम दिल्ली में एमईए ले सकते हैं, तो फिर हम क्यों वहां बैठे रहे। लेकिन सबसे बड़ा पंगा क्या, ये मैं बताती हूं आपको, कि जो सीएसएस वाले भी हैं वो भी रिपीटर्स है और वो एमईए के लिए कोशिश कर रहे हैं, और उसमें भी बहुत सारे पोस्ट, लगभग 106 के लगभग पोस्ट पिछले साल वेकेंट रह गया। क्यों? क्योंकि ज्वाइनिंग करने वाले ही नहीं थे उसमें। अब सीएसएस वाले कह रहे हैं कि हमें एमईए चाहिए, उसके बाद इनकम टैक्स वाले कह रहे हैं हमें दिल्ली की पोस्टिंग चाहिए, हमें एमईए चाहिए। तो इस तरह से जो रिपीटर्स बढ़ते जा रहे हैं उसके कारण भी बहुत समस्याएं हो रही है, और जेन्युइन तरीके से देखा जाए तो हम उन्हें रोक भी नहीं सकते हैं, क्योंकि प्रोग्रेस करना सबका अधिकार होता है। इसमें सबसे अच्छा आसान तरीका होता, अगर वेटिंग लिस्ट होता, तो कम से कम ये जो बच्चे नहीं ज्वाइन करते उसके जगह पे आगे बच्चे ज्वाइन कर सकते थे, और उसकी संख्या अगर आप देखोगे तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा, क्योंकि 2024 के मेंस में एग्जाम देने वाले जो बच्चे थे उसमें से 5171 बच्चे तो वो थे जो 2023 के सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, और जरा देखो 17,927 तो ऐसे कैंडिडेट्स थे जो 2022 के सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं। मतलब क्या बनता है, आप सोच लो। इसके अलावा एमटीएस का रिजल्ट अभी हाल में आया, सीएचएसएल का रिजल्ट अभी हाल में आया। अगर सब मिला के देख लिया जाए
तो मुझे लगता है कि सिलेक्टेड कैंडिडेट्स में से 50% तो सीट यही लोग लेकर चले गए होंगे। लेकिन इसका रीजन क्या है, क्यों रिपीटर्स आ रहे हैं? इसका दो मेन रीजन है। अपने मर्जी का पोस्ट, जो सबसे पहले इनके डिजायर होते हैं, एमईए, इनकम टैक्स, और दूसरा कि ऐसे डिजायर्ड सिटी में जाए जहां पे जाके वो अच्छी जिंदगी जी सके और अपने कल्चर हो या अपने घर के पास रह सके। जैसे कि नॉर्थ इंडिया वाले साउथ इंडिया बिल्कुल प्रेफर नहीं करते, साउथ इंडिया वाले नॉर्थ इंडिया प्रेफर नहीं करते। कट ऑफ पे बवाल क्यों है मैं आपको बता दूं। जब भी 2015-16 वगैरह में, 14-15 में बच्चे पूछते थे कि मैम कट ऑफ कितना जाएगा, तो हम यही कहते थे पिछले साल का कट ऑफ देख लो, उसमें से 3, 4, 5 मार्क्स ऊपर नीचे हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं होता। लेकिन इस बार तो बवाल है। एमईए में एएसओ का जो पोस्ट है वो 362 गया है, जबकि 2023 में 331 था, यानी उछाल जो है 31 मार्क्स का है। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में उछाल 32 मार्क्स का है। आप देख सकते हो एएसओ एंड सीएसएस में उछाल 33 मार्क्स का है, और जीएसटी में उछाल 38 मार्क्स का है। मतलब सबसे नीचे जो पोस्ट है टीए वाला, उसमें भी उछाल देखो 35 है, और जो पीए है, पोस्टल असिस्टेंट का पोस्ट, जो कि सीएचएसएल से सीजीएल में लाया गया है, उसमें उछाल 44 मार्क्स का है। तो अगर आप ये देखोगे तो आपको आश्चर्य होगा कि क्या कभी ऐसा हो सकता है कि तुरंत बच्चे एक ही साल में इतने सुपर इंटेलिजेंट हो गए कि उछाल इतने मार्क्स का आ गया। अगर आप देखो तो इंक्रीज इन कट ऑफ जो हम बता रहे हैं कि 30 से 44 मार्क्स का इंक्रीज इन कट ऑफ इम्पॉसिबल है, टोटली इम्पॉसिबल है एक साल में। अगर आप रीजंस की बात करोगे तो सबसे गंदा रीजन इसका है, वो है नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन में 15 से 25 मार्क्स इंक्रीज हो गया, और यह बड़े आश्चर्य की बात है। लेकिन मैं आपको बताऊं, 15 से 25 मार्क्स इंक्रीज नहीं हुआ है, ये तो हमें बाकी बच्चों ने बताया है। अगर आप जेन्युइन रीजन की अगर बात करोगे तो इसका जेन्युइन नॉर्मलाइजेशन की बात करोगे तो इसमें मेरे पास जिस बच्चे ने अपना पीपीटी भेजा है, अपना मैसेज भेजा है, उसका मैंने पीपीटी लगा दिया, जरा देखिए। इसका कहना है कि मैम नॉर्मलाइजेशन इतना कैसे हो सकता है कि कट ऑफ और उसके रॉ स्कोर में 87 मार्क्स का डिफरेंस कैसे हो सकता है। यानी इस बच्चे ने जो भेजा है, इसने डिफरेंस मार्क्स जो भेजा वो है 87, 71, 74। अब एक बात बताओ, क्या इतना फ्लक्चुएशन नॉर्मलाइजेशन से पॉसिबल है? जिस बच्चे का आप देखो कि रॉ स्कोर 317 था, वो AIR 1551, इसका एएसओ इन सीएसएस में ऑल इंडिया रैंकिंग ये बन रहा है। और ये मेरा फ्रेंड है, इसकी और मेरे की में 2 क्वेश्चन का ही अंतर है, करेक्ट और इनकरेक्ट का। बाकी जो इनकरेक्ट इसके हैं वही मेरे भी है। फिर 328 होने के बावजूद इसे कोई पोस्ट नहीं मिला इस लड़के को, और इसके फ्रेंड को 317 मिल गया। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनका 320 है, 323 है, 332 है, लेकिन इन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है। लेकिन आप खुद देखो कि 263 में ओबीसी का सिलेक्शन हो रहा है, और बेसिकली देखा जाए तो आप खुद देखो ना कि क्या इतना डिफरेंस पॉसिबल हो सकता है। यानी नॉर्मलाइजेशन है क्या, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि नॉर्मलाइजेशन का ये जो खेल चल रहा है, क्या ये नॉर्मलाइजेशन का खेल सिर्फ कुछ लोगों को सिलेक्शन दिलाने के लिए है? और नॉर्मलाइजेशन इतना बड़ा बवाल है कि पूरा का पूरा बिहार हिला पड़ा है बीपीएससी में नॉर्मलाइजेशन को लेकर, क्योंकि बच्चों ने देख लिया है वहां पे कि एसएससी में क्या होता है। वो अपनी जान देने को तुले हुए हैं, लेकिन उनका कहना नॉर्मलाइजेशन नहीं होने देंगे। अब आइए कि रिपीटर्स एक सबसे बड़ा दिक्कत कर रहे हैं, लेकिन उनको भी हम दोष नहीं दे सकते हैं। इसका सबसे अच्छा उपाय था वेटिंग लिस्ट। और तीसरा जो रीजन है वो इजी पेपर। 10th वाले भी वही दे रहे हैं, 12th वाले भी वही दे रहे हैं, ग्रेजुएशन वाले भी वही दे रहे हैं। 2017 में स्कैम पकड़ा गया था। कैसे? क्योंकि जो पेपर आया था उसने धुआं उड़ा दिया था, और जो चीटिंग करने वाले थे उनका मार्क्स देखकर जो
सालों से तैयारी करने वाले थे, उन्होंने कहा था कि हो ही नहीं सकता है, इतना स्कोर तो हो ही नहीं सकता है। और वहीं से सारा जो स्कैम था वो उजागर हुआ था, जिसके बाद सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन वगैरह चालू हुआ, जो धरना प्रदर्शन हुआ, फिर सीबीआई को केस दिया गया था। अब पेपर को इतना आसान कर दिया गया है कि आप जितना मर्जी उतना स्कोर कर सकते हो, क्योंकि 10वीं का पेपर ये दे रहे हैं, यानी एमटीएस जीडी का भी पेपर के क्वेश्चन कभी कभी बहुत आसान होते हैं और सीजी डिफिकल्ट होते हैं। जो आप सीएचएसएल का पेपर देखोगे और एमटीएस का, वो भी डिफिकल्ट होते हैं, और सीजीएल का पेपर में देखोगे कुछ क्वेश्चंस उससे भी आसान रहेंगे। अब आइए, ये जो स्क्राइब्स हैं ये भी मार्क्स बढ़ा रहे हैं। आपको पता है, अगर आप किसी स्क्राइब को लेकर जाएंगे तो आप अगर ग्रेजुएशन का एग्जाम देने जा रहे हैं यानी सीजीएल देने जा रहे हैं, तो वो जो होना चाहिए स्क्राइब, वो 12th पास होना चाहिए। और अगर आप 12th का यानी सीएचएसएल का एग्जाम देने जा रहे हैं तो वो 10th पास होना चाहिए। लेकिन मुझे ये बताओ कि जो 12th पास है वो तैयारी कर रहा है एमटीएस का और सीएचएसएल का, लेकिन वो पेपर की जो तैयारी कर रहा है वही लेवल की तो तैयारी कर रहा है जो सीजीएल में आता है। तो वो जो स्क्राइब जा रहे हैं ब्लाइंड के साथ, विजुअली जो हैंडीकैप होते हैं उनके साथ, या जिनके हाथ नहीं होते उनके साथ, वो भी तो उसी लेवल के जा रहे हैं। वो तो दनादन पूरा का पूरा सॉल्व करके पेपर दे रहे हैं उनको। तो इसीलिए देखा था आपने कि प्री में मैंने ये बात उठाया था, जिसके कारण एक पूरा एसोसिएशन मेरे खिलाफ हो गया था कि विजुअली हैंडीकैप के खिलाफ बात कर रही है। मैं कभी भी उनके खिलाफ बात नहीं कर सकती हूं। मैं उन लोगों के खिलाफ बात कर रही हूं जो विजुअली हैंडीकैप के पोस्ट पर डाका डाल रहे हैं, क्योंकि हमें अच्छे से पता है कि जो ईमानदार बच्चे होते हैं विजुअली हैंडीकैप, वो उतना स्कोर नहीं कर सकते हैं जितना कि एक कंप्लीटली यूआर का बच्चा स्कोर कर सकता है। उससे भी ज्यादा उनके मार्क्स आए हैं, ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। इसीलिए प्री में भी हमने ये मुद्दा उठाया। उसके बाद एसएससी ने बहुत लोगों को नोटिस दिया है और उसके खिलाफ कार्रवाई करने की बात की है। लेकिन ये मुझे बताइए कि क्या ये चीज पहले एसएससी नहीं कर सकती थी? आपके पास इतने बड़े ऑफिसर्स हैं जो इतने सालों के एक्सपीरियंस रखते हैं, उनको बार बार जगाना और बताना हमें क्यों पड़ता है? आगे आइए, जो मेजर प्रॉब्लम्स है उनमें से सबसे पहला तो रॉन्ग क्वेश्चंस का है। सीजीएल 2023 में इंग्लिश के 4 क्वेश्चन, मैथ्स का 1 क्वेश्चन और रीजनिंग का 1 क्वेश्चन गलत था। गलत मतलब आंसर गलत था। टेंटेटिव आंसर की में जो इंग्लिश था उसके 3 आंसर सही थे, लेकिन जितना भारी मात्रा में रिप्रेजेंटेशंस होता है उतना ज्यादा ये अफेक्टेड हो जाते। उन्होंने सही आंसर को रॉन्ग कर दिया। और उसके बाद जब कोर्ट में ये मामला गया है तो आपको अच्छे से पता है कि इंग्लिश में बोलचाल की भाषा में बहुत कुछ चलता है, जो आप गूगल करोगे तो आपको बहुत सारे एविडेंस मिल जाएंगे। उन्होंने वही सब लगा के इंग्लिश का सारा चौपट कर दिया। इनफैक्ट इंग्लिश में ज्यादा रिप्रेजेंटेशंस जिस क्वेश्चन का हुआ, उन्होंने उस मार्क्स को उस क्वेश्चन का आंसर ही चेंज करके वो कर दिया जो एक्चुअली आंसर गलत था। मैथ्स में एक मैथ्स के कोचिंग के टीचर है जिन्होंने गलत क्वेश्चन को गलत तरीके से सॉल्व करके आंसर ले आए, उनका वीडियो पेश कर दिया। और रीजनिंग में हॉकी से वर्ड बनाना था, उसके 4 लेटर्स को यूज करके उन्होंने एक इंग्लिश का लेटर बना दिया, एक इंग्लिश का वर्ड बना दिया ओ की ई वाई। भाई ओ की ई वाई, ओके कोई वर्ड ही नहीं है डिक्शनरी में। बस इस पे ही जीत पाए बच्चे, वरना 5 क्वेश्चन को उन लोगों ने एसएससी ने साबित कर दिया कि हम सही। अब आप सोच सकते हैं 5 क्वेश्चन बच्चों का जब चला जाता है हाथ से, तो कितने बच्चों का सिलेक्शन सही आंसर करने के बाद भी नहीं हुआ। और वो बच्चे टीचर्स को गालियां दे रहे हैं कि भाई आप गलत पढ़ाएं। गलत टीचर्स ने नहीं पढ़ाया, उन लोगों ने गलत आंसर को सही बना दिया और सही को गलत कर दिया। अब इस साल भी इतने रॉन्ग आंसर्स उन्होंने गलत, इतने सही आंसर्स उन्होंने गलत किए, और क्या किए वो तो हमें पता ही नहीं है, क्योंकि अभी तक आपका आंसर की आया ही नहीं है। यानी बच्चा पैदा बाद में हो और नाम पहले रख लिया जाए, और उसके बाद आपको पता ही नहीं लड़का होने वाला कि लड़की होने वाली, लेकिन नाम हम पहले रख लिए। यानी सबसे पहले उन्होंने रिजल्ट दे दिया। अब करेक्ट आंसर की कब आएगा वो तो अभी पता ही नहीं है, और करेक्ट आंसर की ये देर से निकालेंगे इस बार तो मुझे लग रहा है। क्यों? क्योंकि इस बार बहुत ही ज्यादा बवाल हो रहा है। रॉन्ग क्वेश्चंस के कारण इतने ज्यादा मार्क्स ऊपर नीचे हुए हैं कि बच्चे खुद ही कंफ्यूज्ड हैं। पोस्ट प्रेफरेंस रिजल्ट के पहले पहले क्या होता था? पहले रिजल्ट आता था,
रिजल्ट आने के बाद मार्क्स उसके बाद पता चल जाता था, और जब मार्क्स पता चल जाता था तो उसके बाद अपने मार्क्स कितना आपने स्कोर किया है उसके हिसाब से पोस्ट प्रेफरेंस भरा जाता था। अब क्या हुआ, तो अब सबसे पहले पोस्ट प्रेफरेंस भरिए और उसके बाद रिजल्ट आएगा और उसके बाद मार्क्स पता चलेगा। एक्चुअली सबसे पहले तो मार्क्स पता चलना चाहिए, उसके बाद रिजल्ट आना चाहिए, फिर पोस्ट प्रेफरेंस होना चाहिए। ये सब कुछ उलट पुलट करके एसएससी पूरी की पूरी ट्रांसपेरेंसी खत्म करना चाहती है, क्योंकि ये नहीं चाहती है कि बच्चों को पता चले कि सिलेक्शन हम किस बेसिस पर किस तरह से दे रहे हैं। और पोस्ट प्रेफरेंस के लिए बच्चे कई बार हमसे पूछते हैं, मैम पोस्ट प्रेफरेंस क्या भरे, हमें ऐसा चाहिए, हमें वहां पे चाहिए सिलेक्शन, हमें इस सिटी में रहना, हमें पोस्ट प्रेफरेंस क्या होना चाहिए। यार मैं क्या बताऊं, आप लोग इतने ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड होते हो इस पोस्ट प्रेफरेंस से कि पिछले साल जो थर्ड रैंकर था वो टीए भर लिया था अपना पहला पोस्ट प्रेफरेंस में, उसको पता ही नहीं था कि उसका थर्ड रैंक आने वाला है। तो इसीलिए पोस्ट प्रेफरेंस में हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि भाई जो तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है पोस्ट वो पहले भरो। तो मैम अगर इस पोस्ट में मेरा साउथ इंडिया ट्रांसफर हो जाए तो इसलिए आपको सभी टीचर्स सिर्फ तुक्का मार के बता सकते हैं कि पोस्ट प्रेफरेंस क्या भर सकते हो। उसका कारण यह है कि जब तक तुम्हारे मार्क्स पता नहीं, अब तो और पता नहीं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होने के बाद आपके मार्क्स कहां से कहां पहुंचेंगे तो किसी को कुछ पता नहीं। तो इसीलिए पोस्ट प्रेफरेंस बिफोर रिजल्ट बहुत घातक है। सेकेंडली, फाइनल मार्क्स रिजल्ट के बाद मतलब नहीं समझ में आता कि आप कर क्या रहे हो। पहले तो फाइनल मार्क्स दिया जाता है, फिर रैंकिंग तय किया जाता है, फिर रिजल्ट डाला जाता है। एनीवे, सबसे बड़ी चीज क्या है कि मेंस एंड डबल शिफ्ट ही मेरे दिमाग में डबल डाउट क्रिएट कर रहा था कि भाई मेंस डबल शिफ्ट में कैसे हो सकता है और क्यों हो रहा है, और अगर हो रहा है तो नॉर्मलाइजेशन होगा ही होगा, और फिर नॉर्मलाइजेशन के बाद क्या होगा। तो ये आपका सबसे घटिया डिसीजन जो एसएससी का था, और वो मुझे लग रहा है इंटेंशनल डिसीजन था मेंस को डबल शिफ्ट में लेने का। ये सबसे बड़ा घातक साबित हुआ है बच्चों के लिए। उसके बाद जो मैंने आपको कहा कि रॉन्ग आंसर्स के सही आंसर्स बनाते कौन है, पहले तो ये बता दो, क्योंकि आपको तो शर्म आनी चाहिए। क्योंकि हम लोग जो ऑर्डिनरी आपके सामने कुछ नहीं है, अगर हम लोग सही आंसर बता दे रहे हैं तो आपके जो बैठे हुए एक्सपर्ट्स हैं वो सही आंसर देने के बाद उसको गलत कैसे कर दे रहे हैं, मुझे यही नहीं समझ में आ रहा है। यानी कि जितने ज्यादा रिप्रेजेंटेशंस जाएंगे आप आंसर को चेंज कर दोगे। हमें पहले लगता था कि किसी भी क्वेश्चन का एक रिप्रेजेंटेशन जाएगा तो उसका आंसर चेंज हो जाएगा अगर सही रिप्रेजेंटेशन में सही आंसर को एक्सप्लेन करके बताया गया है तो। लेकिन नहीं, अभी आप 100 रुपए कमाने के चक्कर में ज्यादा से ज्यादा रिप्रेजेंटेशंस मंगाते हो, और जितने ज्यादा रिप्रेजेंटेशंस आ गए आप क्वेश्चन को उसी के अनुसार चेंज कर देते हो, जो बच्चे कहते हैं वही कर देते हो। ये तो सबसे बड़ा बवाल है नॉर्मलाइजेशन। अब आइए, वेटिंग लिस्ट अगर नहीं होगा, नॉर्मलाइजेशन मींस में रहेगा, तो आपका भला नहीं हो सकता। और ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि अलग अलग एग्जाम्स में 10th 12th एंड ग्रेजुएशन में आपको डिफरेंस इन लेवल रखना पड़ेगा। अगर नहीं रखोगे तो 12th वाले आके जितने ब्लाइंड है ना उनकी जगह पे एग्जाम देंगे, और वो उनका जो लिस्ट होगा ना वो यूआर से ऊपर जाएगा। यही चलता आएगा जो अभी चल रहा है। अच्छा, दूसरी बात है वेटिंग लिस्ट नहीं लाने का, ये अपना जेन्युइन एक बोलते हैं कि हमारा एक जेन्युइन रीजन है कि हम इसलिए वेटिंग लिस्ट नहीं लाते हैं क्योंकि ये जो वैकेंसी से कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। मुझे जरा एक बार एक्सप्लेन करके बता दीजिए कि आपके 2023 में वैकेंसीज थे करीबन 8000, 2022 में क्योंकि पीए भी इधर आ गया था तो वैकेंसीज थे करीबन 37,000 समथिंग थे, यानी करीबन 38,000 वैकेंसीज थे। क्या 38,000 के वैकेंसीज में से 8,000 इनके खाली नहीं रह गए होंगे? ऑफ कोर्स रह गए होंगे, क्योंकि रिपीटर्स उस समय भी बहुत थे। रिपीटर्स तो खैर हर साल दर साल रिपीट कर रहे हैं। अगर इतने खाली रह गए होंगे जो कि रहे हैं, तो मुझे एक बात बताइए, फिर 2023 के आपने कितने वैकेंसीज निकाले थे जो कैरिड फॉरवर्ड 37,000 वैकेंसी से कैरिड फॉरवर्ड होने के बाद भी आपके 8,000 वैकेंसी से? इसका मतलब है कि ये बिल्कुल ही झूठ है, ये कंप्लीटली एक लाई है कि आप कैरी फॉरवर्ड करते हैं। आपका इंटेंशन ही नौकरी देने का नहीं है, आपका इंटेंशन ही बच्चों को इतना त्रस्त कर देने का है कि बच्चा एग्जाम की तैयारी करना छोड़ दे।
जैसे कि एयरफोर्स में बच्चे तैयारी करते थे, हजारों लाखों की संख्या में बच्चे तैयारी कर रहे थे। जैसे ही आपका अग्निवीर आया, अग्निवीर आते ही बच्चों ने तैयारी करना छोड़ दिया। आप एसएससी में ग्रुप बी की नौकरी दे रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है? आईएएस पीसीएस के बाद सीधा सबसे बड़ा नौकरी देने वाला आप कमीशन हो। आप इतने भारी संख्या में ग्रुप बी की नौकरी निकाल रहे हो और उसमें ऐसी हालत कर रहे हो कि बच्चे त्रस्त होके सरकारी नौकरी की तैयारी ही छोड़ दे। क्या आपका साफ साफ ये इंटेंशन नहीं झलक रहा है? आप ऐसे ही बता दीजिए वैकेंसीज नहीं आएगा, तुम लोग सब रेडी लगाओ। तो क्यों पढ़ेंगे बच्चे? फिर उसके बाद 8वीं 9वीं करके वो रेडी लगा लेंगे। अब आइए 2024 में टाइपिंग टेस्ट। भाई, टाइपिंग टेस्ट का भी पेपर आपसे ढंग से बनाया नहीं गया। बच्चे टाइप कर करके त्रस्त हो गए। कितने लोगों ने कितना मिस्टेक कर दिया क्योंकि उनको लग रहा था कि हमारा पैसेज ही खत्म नहीं हो रहा है। मतलब आपको ये भी नहीं पता है कितने की डिप्रेशंस कराने। मतलब इतने सालों से एग्जाम कंडक्ट कराने के बाद आपसे टाइपिंग का भी पेपर नहीं बना और उसके बाद फिर इसका री एग्जाम कराना पड़ा। और री एग्जाम में कितने बच्चे ऐसे होंगे जिनका मेंस अच्छा नहीं गया था, उन्होंने टाइपिंग टेस्ट सेकेंड टाइम में छोड़ दिया और उसके बाद उनको पता चल रहा है कि नॉर्मलाइजेशन में तो 30, 35, 40, 50, 70 मार्क्स बढ़ गए। तब तो हम तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर होते अगर हम टाइपिंग नहीं छोड़े होते। तो इसका तो भी पता ही नहीं कि उन टाइपिंग में उन्होंने जो बच्चे फिर से री एग्जाम नहीं दिए हैं उनके साथ इन्होंने क्या किया, उन्हें एब्सेंट मार्क किया कि क्या किया। आपसे टाइपिंग का पेपर अगर नहीं बन रहा है, जो सिर्फ एक कहीं से पैसेज उठा के उतने की डिप्रेशंस दे देने हैं जो कि आप अपने कंप्यूटर में काउंट कर सकते हो, तो फिर क्या उम्मीद करें कि आप पेपर ऐसा बना सकते हो जिसमें मिस्टेक नहीं हो। मुझे एक चीज समझ में नहीं आता है, 2011-12 वगैरह में आप जब क्वेश्चन पेपर सही बना सकते थे तो आज क्यों नहीं बना सकते हो? क्या एकमात्र मकसद ये नहीं है कि ये 100 रुपया करके हम करोड़ों रुपया कमा ले? ये तो इल्जाम हर बच्चा भी आप पर लगा रहा है। एसएससी को ये पता होना चाहिए। और दूसरी बात, एक चीज और है कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो जेन्युइनली कहते हैं कि मैम हम चाहते हैं कि हम एमटीएस में मेरा सिलेक्शन हो गया है या सीएचएसएल में हो गया है, मेरा सीजीएल में भी हो गया है, क्या कोई ऑप्शन है कि हम वहां पर अपना एप्लीकेशन विड्रॉ कर लें? आप ये भी तो ऑप्शन दे सकते हैं वेटिंग लिस्ट के साथ साथ। वेटिंग लिस्ट के साथ साथ अगर ये एप्लीकेशन विड्रॉवल ऑप्शन हो जाए बच्चों के पास, आपको समझ में आता है कि कितने बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा, कितने घर का चिराग रोशन हो जाएगा। घर में बस एक सरकारी नौकरी चाहिए जिसके लिए इनको सिर्फ 2 चीजें करनी थी, एक वेटिंग लिस्ट और एक एप्लीकेशन विड्रॉवल ऑप्शन दे देना था, जिससे बच्चे कम से कम अपना एप्लीकेशन विड्रॉ कर ले उन एग्जाम से, उन पोस्ट से जो आप उनको ज्वाइन ही नहीं करना है। 2024 में जो मैंने आपको बताया कि 2023 और 2022 के जो बच्चे थे, करीबन 2024 में 33% सेलेक्टेड कैंडिडेट्स थे जो 2024 में हुए हैं जिनका। उसमें उसके बाद अभी हाल में ही एमटीएस का रिजल्ट सेम डे आया और सीएचएसएल का रिजल्ट हाल में आया। इस हिसाब से अगर देखोगे तो जितने वैकेंसीज 18,000 प्लस वैकेंसीज जो थे उसमें करीबन 50% वैकेंसीज तो उन लोगों के द्वारा फिल्ड है जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं सेलेक्टेड है। ठीक है, एमटीएस और सीजीएल सीएचएसएल वाले सीजीएल ज्वाइन करेंगे, लेकिन जो पहले से ही अच्छे पोस्ट पे सेलेक्टेड है जिनको अब नहीं चाहिए, उनके लिए तो कुछ ऑप्शन खोलिए आप। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? सबसे पहले सारे लोग ट्विटर कैंपेन करो, हम लोग ट्रेंडिंग कराएंगे। कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आप ट्विटर से करके देख चुके हो, आप ट्रेंडिंग करा के भी देख चुके हो, उनके कान पे जूं तक नहीं रेंगेगा। फिर आप कहोगे प्रोटेस्ट, मैं आपको लिख के दे दूंगी, आप वहां पर जाके पर्सनली खड़ा होके प्रोटेस्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि वहां पे 100 से ज्यादा लोग जैसे जमा होंगे वैसे पुलिस फोर्स आएगी, गाड़ियां आएंगी, आपको उठा के ले जाएंगी। अब कहीं भी आप चाहोगे, क्यों, हमारा संवैधानिक अधिकार है जो कहते हैं ना प्रोटेस्ट करना, है ना, शांतिपूर्ण तरीके से, वो अब नहीं है आपके पास, अब नहीं कर सकते हो प्रोटेस्ट, आपसे पॉसिबल ही नहीं है अब। हाँ, एक जो हमारा ट्रांसपेरेंसी की बात है, आपको पता है
कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आया था, जिसने बताया था आप किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में आप एक एप्लीकेशन लगा के पूछ सकते हो अपने जानकारी के लिए कोई भी चीज जो कि पब्लिक से रिलेटेड हो और पब्लिक इंटरेस्ट में हो। इस ट्रांसपेरेंसी के तहत आप आरटीआई लगा सकते हो, और वो एक सबसे पहला तो कदम आपका ये होना चाहिए कि अगर आप सेलेक्टेड नहीं हुए हो या आपका पोस्ट मन चाहा पोस्ट आपको नहीं मिला है, तो आप एक आरटीआई लगाओ। दूसरा चीज है कि जितने भी अनफेयर मीन्स वाले हैं उनको सबसे पहले आइडेंटिफाई करके डिबार करना चाहिए। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा आप लोग रिसर्च वर्क करिए। जितने भी कैंडिडेट्स विथ रोल नंबर आपको मिल रहे हैं, जिनका बहुत ज्यादा लोचा लग रहा है आपको रिजल्ट में, आप उनको एक्सपोज करिए, क्योंकि ये अनफेयर मीन्स रुकना ही चाहिए। ये तो बिना बात के अनफेयर मीन्स लगाते थे। आपको पता है जब डिस्क्रिप्टिव पेपर बंद हुआ तो कुछ टीचर्स मुझे फोन किए, कुछ लोगों ने मुझे कहा मैम आप तो दुखी होंगी। मैंने कहा क्यों? उनका कहना था कि डिस्क्रिप्टिव पेपर में तो इंग्लिश में आप ही चलते थे और तो कोई पढ़ाता ही नहीं था। मैंने कहा मैंने चैन की सांस ली है डिस्क्रिप्टिव पेपर बंद होने के कारण। उसका रीजन ये है कि मेरा ही लिखाया ऐसे एक बंदा लिख के आ रहा है, उसको 65 मिल रहा है, दूसरा को 75 मिल रहा है, तीसरा को 55 मिल रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? कोई अपनी वाइफ से लड़के आया है तो 55 दे दिया है, कोई बड़ा खुश होके आया है, देखा कि अच्छा लिखा लड़का, उसने 75 दे दिया है। तो 20-20, 15-15 मार्क्स के डिफरेंस के कारण बच्चे इधर से उधर हो रहे हैं। मैं बात कर रही हूं डिस्क्रिप्टिव जब तक था तब तक, और वो काफी साल था। दूसरा है, अगर बच्चे को कहा गया है कि आप दिल्ली के यहाँ के हो, तो बच्चे को लगा कि भाई अगर हम दिल्ली में इस एरिया में हैं तो मेरा कोई मकान नंबर भी तो होना चाहिए। कॉमन सेंस की बात है। अगर मैं कहूँ कि मैं मुखर्जी नगर दिल्ली में रहती हूँ, तो दिमाग में तो आएगा मुखर्जी नगर तो बहुत बड़ा एरिया, मेरा तो हाउस नंबर भी होना चाहिए। एक बच्चे ने लिख दिया हाउस नंबर 32B, उसको अनफेयर मीन्स कह के उसको 0 मार्क्स दे दिया। किसी ने थोड़ा सा ब्लू पेन के साथ ग्रीन पेन लगा दिया तो उसको अनफेयर मीन्स करके 0 मार्क्स दे दिया। इन्होंने ये जो घोटाला है ना, ये आज से नहीं बहुत पहले से चलता आ रहा है। इसीलिए अनफेयर मीन्स वाले कम से कम अब तो सही काम करिए, अनफेयर मीन्स वाले को पकड़िए और इनको परमानेंट डिबार करिए, ताकि बाकी लोग डर के मारे ये काम ना करें। आरटीआई लगाइए, सोशल मीडिया से एक दूसरे से कनेक्टेड रहिए, सारे ऐसे अनफेयर मीन्स को यूज करने वाले बच्चों को आप एक्सपोज करिए। और एकमात्र उपाय है जहां पर हम सभी का, बिल्कुल मैं कह सकती हूं कि हम समर्पित भाव से वहां उनका आदेश मानने को तैयार रहते हैं, वो है कोर्ट। एक बात बता दे, 2024 में भी एक ही हियरिंग में कोर्ट ने बहुत सारे बच्चों को रिलीफ दिया, लेकिन क्योंकि एग्जाम एक दिन के बाद ही था इसलिए बहुत सारे बच्चों को कोई ज्यादा खास फायदा नहीं हुआ, और जिन्होंने फायदा कमा भी लिया उनको भी विदहल में डाल दिया है इन लोगों ने। पता नहीं कौन सा पाप ये कहां लेके जाएंगे ये पैसे। कोर्ट केस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम सिर्फ 2024 की बात नहीं कर रहे, हम इन सभी प्रॉब्लम्स को विथ रिफॉर्म्स की बात करना चाहते हैं कि भाई मेंस 2-2 शिफ्ट में क्यों हो। नॉर्मलाइजेशन खत्म हो जाएगा अगर मेंस एक शिफ्ट में होगा। तो ये जो रॉन्ग आंसर्स है इसके जो करेक्ट आंसर्स है ये कैसे डिसाइड होगा? रॉन्ग क्वेश्चंस आप क्यों बना रहे हो? बहुत सारे रिफॉर्म्स, जैसे वेटिंग लिस्ट की बात अगर करेंगे तो ये सब रिफॉर्म्स थ्रू कोर्ट ही आ सकता है। और अब हम 1-2 और टीचर्स हमारे साथ हैं, इनके साथ मिलकर हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने जा रहे हैं। लेकिन जिनका सिलेक्शन हो चुका है आप निश्चिंत रहिएगा, हम लोग किसी तरह के कोई स्टे के लिए नहीं जाएंगे, हम रिफॉर्म्स के लिए जाएंगे। 2024 के प्री में भी सारे टीचर्स हाथ मिला के आगे आए थे, लेकिन प्रॉब्लम एक चीज हो गया कि पहले सब लोगों ने कंट्रीब्यूट किया, क्योंकि कोर्ट में कहा गया, टीचर्स के द्वारा कहा गया था, जिन लोगों ने कोर्ट में जाके केस में फाइल करने में हेल्प किया, कि पूरे फीस इतने लगेगी। लेकिन जैसे पहला हियरिंग में एक हमें रिलीफ मिला कि इतने बच्चे और इन करेंगे, और जैसे रिलीफ मिला वैसे ही कहा गया कि नहीं, लॉयर्स और इसका डबल फी और मांग रहे। जिसके बाद बाकी सब टीचर्स, क्योंकि सारे टीचर्स पैसे वाले नहीं हैं, बहुत सारे स्ट्रगलिंग लोग थे जिन्होंने अपनी आमदनी से निकाल के उस समय कंट्रीब्यूट किया था, वो लोग बैकआउट कर गए कि भाई
आपने पहले कहा था कि पूरे कोर्ट केस का फी ये है, और फिर आप कह रहे हैं कि नहीं, डबल और लगेगा पैसा, क्योंकि इतने बच्चों की एंट्री कराई गई है और सभी बच्चों का एप्लीकेशन में नाम विद एफिडेविट जाएगा, और पर एप्लीकेशन 20,000 15,000 ले रहा है लॉयर। तो इस तरह से कहा जाए तो करीबन 15 लाख और डिमांड हो गया। तो बहुत सारे टीचर्स भी बैकआउट कर गए। तो मैं इस बार पूरी कोशिश यही करूंगी कि पहले हम लॉयर से पूरा कंप्लीटली लिखित बात कर लेंगे कि पूरे केस का आप क्या लेंगे, और हम पूरे कंप्लीट केस विद आगे जो रिफॉर्म्स होना चाहिए हम उसकी बात करके कोर्ट में केस फाइल करेंगे। इसके लिए भी फाइल करेंगे कि पहले आप फाइनल आंसर की दीजिए और उसके बाद आप रिजल्ट दीजिए, फिर पोस्ट प्रेफरेंस मांगिए, या आप मैक्सिमम ये कर सकते हैं कि फाइनल आंसर की के बाद कम से कम पोस्ट प्रेफरेंस मांगिए कि हमें पता तो चले कि हम कहां स्टैंड करते हैं। एटलीस्ट इतना तो आप कर सकते हैं ना, ये भी हमारे रिफॉर्म का ही मुद्दा रहेगा। तो मैं मानती हूं कि आप सबसे पहले आरटीआई लगाइए, और हम ये चाहते हैं कि ठीक है, हम लोग तो जाएंगे ही जाएंगे जिनके पास बहुत सारे रिजल्ट्स हैं, बहुत सारे बच्चों के रिप्रेजेंटेशंस आए हैं, बहुत सारे मेल्स आ गए हैं, मैसेजेस आ गए हैं। लेकिन मैं आपको रिक्वेस्ट एक चीज और जरूर करना चाहूंगी कि प्लीज आप भी आरटीआई फाइल करिए, सोशल मीडिया से कनेक्टेड रहिए, और ये पूरा कंप्लीट आप भी बताइए कि कहां कहां ऐसे प्रॉब्लम्स आए हैं। एंड प्लीज अफवाह पे ध्यान नहीं दीजिएगा, आप खुद सबसे पहले पूरा रिसर्च वर्क करिए। जो भी आपको रोल नंबर पता चल रहा है कि इसका मार्क्स ये था और इसके बाद नॉर्मलाइजेशन होने के बाद ये हो गया, वो सब कुछ आप डिस्कस करना चाहते हो तो प्लीज पूरा प्रॉपर तरीके से वेरीफाई करने के बाद आप मुझे इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करेगा 8860333003। इस पे आप सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप करिएगा, ठीक है। मैं आपको बड़ा करके लिख दे रही हूं। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके हमें बता दीजिएगा। मैं टाइम टू टाइम इसको देखते रहूंगी, और देख के मैं आप लोगों को वहां पे जवाब नहीं दूंगी। लेकिन हाँ, ये जरूरी है कि आप लोग भी अपना रिसर्च वर्क रखिए, ताकि हम लोग कंप्लीटली आपके साथ जुड़े रहें और प्रॉपर एकदम रिसर्च वर्क के साथ कोर्ट में जाएंगे, ताकि हमारा केस पहले ही हियरिंग में हमें रिलीफ मिले। जितने सेलेक्टेड कैंडिडेट से आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। मैं कहीं भी नहीं चाहूंगी कि आपका रिजल्ट में कोई प्रॉब्लम हो, इसीलिए हम लोग किसी भी तरह का स्टे नहीं मांगेंगे। हमारे तरफ से कोई भी स्टे नहीं मांगा जाएगा। हाँ, ये जरूर है कि जिन बच्चों को नहीं मिली ही नौकरी और वो डिजर्व करते थे, उनके लिए कुछ हो, प्लस आगे 2025 के बाद, 2025 और 2025 के बाद जितने भी एसएससी की वैकेंसीज आए, उनमें वो रिफॉर्म्स अप्लाई हो और उसमें किसी तरह का कोई स्कैम ना हो। और मैं सेलेक्टेड स्टूडेंट से भी एक्सपेक्ट करती हूं कि वो भी इन बच्चों की हेल्प करें। हालांकि मैं एक चीज तो जानती हूं, जिन बच्चों को बहुत ज्यादा नॉर्मलाइजेशन से फायदा हुआ है, तो वो कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म में खुद तो नहीं आके बताएंगे कि उनको क्या फायदा हुआ है। तभी मैं कह रही हूं कि सिलेक्टेड बच्चे, बहुत मुबारक हो आपको। जो आप हेल्प कर सकते हो हमारा, वो जरूर हेल्प करिए, अगर आसपास आपकी किसी कोई जानकारी हो तो। और बाकी जो सिलेक्टेड नहीं हुए हैं वो रिसर्च वर्क करिए, क्योंकि आप 5 दिन पढ़ाई नहीं करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ऐसे भी आप बहुत पढ़ चुके और आपने देख लिया कि पढ़ने के बाद अगर नहीं हुआ है तो उसका जो कारण है पहले उसका निवारण होना चाहिए। तो चलिए, थैंक यू सो मच, एंड रिमेंबर वन थिंग, ये लड़ाई हमारी नहीं है, ये लड़ाई आपकी है। हम फिर भी आपके साथ हैं, इसीलिए आपका सहयोग चाहते हैं, पैसे में नहीं, लेकिन हमें सहयोग सबूत में चाहिए। मैं इंग्लिश बाय नीतू मैम और केडी लाइव, इन दोनों पे और भी वीडियोस लेके आने वाली हूं। बहुत सारे रिसर्च वर्क के बाद मेरे पास बहुत सारे ऐसे सबूत आएंगे, और उनको लेकर मैं जल्द से जल्द आऊंगी इन्हीं दोनों चैनल्स पे, केडी लाइव और इंग्लिश बाय नीतू मैम। इनको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।